जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारत इतिहास पर आधारित प्रश्नों के इस लेक्चर श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में हमने पहले प्राचीन भारत इतिहास के सभी टॉपिकों को कवर कर लिया और अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक जिसमें हमने पूर्व मध्यकालीन इतिहास के राजपूत काल के एक पूरे ड्यूरेशन को डिस्कस किया है और इसमें हमने 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को चर्चा किया। लेक्चर के पहले पार्ट में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। आज हम उसी लेक्चर के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं जिसमें राजपूत काल के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आखिरी तक आप इस वीडियो को देखिएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्य कल्पतरु नामक विधि की रचना की थी? दोस्तों, एक ये विधि ग्रंथ रहा जिसकी रचना लक्ष्मीधर ने की थी और ये गोविंद चंद्र के समय पर रचना की गई थी। अगर हम गोविंद चंद्र की बात करें दोस्तों, तो एक गढ़वाल वंश जो हुआ, उस गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर कोई हुआ है तो वो गोविंद चंद्र जी हुए थे। इनके समय में लक्ष्मीधर जो है उन्होंने इस विधि ग्रंथ की रचना की थी। अगर हम गढ़वाल वंश की बात करें दोस्तों, तो गढ़वाल वंश भारतीय शासन व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ बोल सकते हैं कि एक वंश के तौर पर इतिहास में जाना गया। इसमें 11वीं सदी और 12वीं सदी के मैं बात करूं तो वहां आपको गोविंद चंद्र का शासन दिखाई पड़ता है। गढ़वाल वंश की बात करें दोस्तों, तो चंद्रदेव नाम के व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो गढ़वाल भारत का एक इंपॉर्टेंट वंश के तौर पर इतिहास में देखा जाता है। क्लियर? और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का जो शासन हुआ करता था कन्नौज में, उसे प्रतिस्थापित करके चंद्रदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रदेव के इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ जिसे आप गोविंद चंद्र के नाम से जानते हैं। बराबर। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मगध का पूरा इलाका था, मगध का जो पूरा इलाका था, इस पूरे इलाके में आप गोविंद चंद्र का शासन देखते हैं और मगध से लेकर आप मालवा तक आ सकते हैं, क्योंकि कालांतर में मालवा तक के क्षेत्र को गोविंद चंद्र ने अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो गढ़वाल वंश के अंतर्गत आता था, जो कि हमें 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में एक इंपॉर्टेंट वंश के तौर पर दिखाई पड़ता है, जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी और चंद्रदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, ये युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी जो कि एक विदेशी मुस्लिम आक्रांता था। मोहम्मद गौरी को हम भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। अगर भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक अगर कोई था तो वो कौन था? वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, याद रखेंगे। और जयचंद जो था दोस्तों, वो कन्नौज इसकी राजधानी हुआ करती थी और जयचंद जो है वो कन्नौज का राजक था और राठौर वंश का शासक था। राठौर वंश का शासक था। और अगर हम इसी समय की बात करें दोस्तों, दिल्ली में अगर किसी का शासन था तो वो शासन था पृथ्वीराज चौहान का। जब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन था, मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य विस्तार के भारत के क्षेत्र पर अधिकार के मंसूबों को लेकर जब आगे बढ़ रहा था, तो ऐसी क्रम में उसने अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों पर भारत पर आक्रमण किया और उन्हीं आक्रमण के क्रम में उसने कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध किया और उसने कन्नौज के राजा राठौर वंश के जयचंद से भी युद्ध किया था। मोहम्मद गौरी की हम बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी जो रहा, ये इसके पहले भी कई सारे लोग आए थे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को आप देखते हैं, महमूद गजनवी को आप देखते हैं। कासिम और गजनवी और मोहम्मद गौरी, इनमें अगर हम अंतर देखें बेसिक, तो ये रहा कि गजनवी का जो उद्देश्य था वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना था, भारत में भारतीय संस्कृति को नष्ट करना था, और मोहम्मद गजनवी धन प्राप्त करना चाहता था। इसी प्रकार का उद्देश्य हमें अरबी आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम का भी दिखाई पड़ता है। लेकिन गौरी का उद्देश्य अलग था, ये शासन स्थापना करना चाहता था और उसने किया भी वही। दिल्ली में अपने शासन की स्थापना की। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। वो एक स्थायित्व आपको अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रारंभ तो मोहम्मद गौरी से ही हो गया था। मोहम्मद गौरी ने अपने विजय अभियान की प्रारंभ जो है वो 1175 में किया। 1175 में इसने मुल्तान को जीता
1178 में ये गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन गुजरात पर जो भीम सेकंड का शासन था, चालुक्य वंशी शासक भीम सेकंड ने गुजरात पर मोहम्मद गौरी को हराया। जब मोहम्मद गौरी गुजरात में हारता है, वापस मुल्तान जाता है, क्योंकि मुल्तान उस समय तक इसका केंद्र था। बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना प्लान चेंज किया और उत्तर पश्चिमी भारत से आक्रमण करने की सोची, और इसी क्रम में इसने लगभग 1190 के आसपास भटिंडा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। भटिंडा को आक्रमण किया, पंजाब के क्षेत्र पर कब्जा किया। वैसे ही इसकी सीमा दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को छूने लगी थी। अब यहां पर समझिए कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को छूने लगी थी। मौका पाकर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान जी की सेना आमने सामने होती है। दोनों सेना आमने सामने होती हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराया और मोहम्मद गौरी को जीवन दान देकर उसको भगा दिया। लेकिन यहां पर जो अपमान हुआ उसको मोहम्मद गौरी जो है वो भूल नहीं पाया, और मोहम्मद गौरी सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को हराने से बदला लेने का सोच रहा था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो तोमर वंश के शासकों से कहा जाता है कि दिल्ली उसे विरासत में मिली, लेकिन उस दिल्ली के साम्राज्य को बड़ा करने का श्रेय पृथ्वीराज चौहान जी को ही रहा, जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम, अपने युद्ध कौशल, कूटनीति आदि सभी का प्रयोग करके दिल्ली के साम्राज्य को बड़ा किया। दिल्ली के साम्राज्य को बड़ा तो किया, लेकिन उस साम्राज्य को बड़ा करने में आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने आक्रमण कर जीता तो उसमें कई राजपूत क्षेत्र भी शामिल थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ राजपूत राजा जो थे, वो कुछ क्षेत्रीय शक्तियां जो थी वो पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन हो गई थी। और इन्हीं में से एक राजा का नाम था जयचंद। जयचंद उन राजाओं में शामिल था जो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, और इसी कारण से कहीं ना कहीं गौरी को फायदा भी हुआ। जैसे ही जयचंद ने देखा कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता है, मारना चाहता है, तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। और मोहम्मद गौरी और जयचंद और बाकी के पृथ्वीराज विरोधी शासकों का एक गुट बना, और उस गुट के साथ 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और अंत में उनकी मृत्यु होती है। तो 1192 में तराइन का युद्ध था, उसमें अगर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय शासकों के द्वारा जो गौरी का साथ दिया गया वो एक इंपॉर्टेंट कारण के तौर पर देखा गया। लेकिन यहां पर इस दुश्मनी का इतना परवान चढ़ने का एक और कारण था। कारण ये था, तराइन का पहला युद्ध खत्म हुआ, इसके बाद जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद की पुत्री संयोगिता जो थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी, वीरता के किस्से से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और कहीं ना कहीं वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। संयोगिता का स्वयंवर रखा। जयचंद ने कई राजपूत राजा, उनके राजकुमार जगह जगह से आते हैं स्वयंवर में, लेकिन यहां पर पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के उद्देश्य से उनकी एक मूर्ति जयचंद दरबारी के तौर पर लगा देता है, दरबान के तौर पर, गेट कीपर के तौर पर लगाते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जी को उस सभा में बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब संयोगिता आई तो उन्होंने जो माला थी वो माला पृथ्वीराज चौहान के पुतले के गले में डाल दी और पृथ्वीराज चौहान का अपना पति मान लिया। कहीं ना कहीं ये उस सभा में बैठे सभी राजकुमारों की एक बहुत ज्यादा बेइज्जती थी। उस सभा में पृथ्वीराज चौहान भी रूप बदलकर मौजूद थे। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के पुतले के गले में माला डाली, पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान लिया, पृथ्वीराज चौहान पूरी सभा में निकलते हैं और संयोगिता को लेकर आ जाते हैं। संयोगिता से उनकी शादी हो जाती है। जयचंद की इस घटना के बाद पृथ्वीराज से ईर्ष्या, दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जयचंद गौरी का साथ देते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जयचंद को यहाँ ये लग रहा था कि पृथ्वीराज के हारने के बाद गौरी का उनके साम्राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आक्रमण नहीं होगा, लेकिन जयचंद यहाँ पर गलत था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, और चंदावर के युद्ध में उसी मोहम्मद गौरी ने, जिसका साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद ने दिया था, उसी ने जयचंद को हरा दिया था इस चंदावर के युद्ध में। और कहीं ना कहीं यहां से जयचंद का साम्राज्य की समाप्ति होती है, और पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद जयचंद भी खत्म और इस पूरे क्षेत्र पर गौरी का कब्जा हो गया। इसके बाद हम देखें तो 1195 में एक और युद्ध होता है। यह युद्ध पुनः गुजरात पर होता है। गौरी ने पुनः गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहां पर वही चालुक्य वंशी शासक भीम सेकंड मौजूद थे, जिन्होंने पुनः गौरी को हराया था। इसलिए कहते हैं कि मोहम्मद गौरी कभी भी अपने जीवन में भीम द्वितीय को नहीं हरा पाए थे। लेकिन 1197 में अनिलवाड़ा का युद्ध होता है, और ये अनिलवाड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने
भीम द्वितीय की सेना को पराजित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1197 से आपको गुजरात में गौरी और उसके साम्राज्य की जीत होती दिखाई पड़ती है। ठीक है, बाद में जब गौरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ऐबक जो रहा उसने मामलुक वंश या गुलाम वंश की नींव रखकर दिल्ली सल्तनत में पहले वंश की स्थापना की, पहले साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन यहां पर आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो बोलेंगे 1194 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज का राजा था, राठौर वंश का राजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैषेध्य चरित व खंडन खंड खाद्य जो था, इसके रचयिता श्रीहर्ष थे। ये किसके दरबारी कवि थे? याद रखेंगे कि ये जो श्रीहर्ष थे ये संस्कृत के महान कवि थे। श्रीहर्ष जो थे ये संस्कृत के महान कवि थे और ये 12वीं सदी में संस्कृत पर कई सारे काव्य की रचना करते, जिसमें से नैषेध्य चरित्र एक इंपॉर्टेंट रहा। और इनका जो समय रहा दोस्तों, वो इनमें जयचंद के समय पर आपको दिखाई पड़ता। और जयचंद के अलावा हम बात करें दोस्तों तो विजय चंद्र जो था, इनके समय पर भी ये श्रीहर्ष मौजूद थे। ये कन्नौज के शासक थे जिनका शासन वाराणसी और कन्नौज के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। तो श्रीहर्ष जो थे वो जयचंद के समय पर मौजूद थे। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है और ये वर्तमान स्वरूप में 11वीं सदी में आया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन इसकी स्थापना 617 ईस्वी के आसपास ही होने लगी थी और इसकी स्थापना करने का श्रेय जो है दोस्तों वो यहाँ के एक शासक को जाता जिनका नाम था लला तेडुकेश्वर जो थे, इन्होंने इस मंदिर की नींव रखवाई थी, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ये बात अलग है कि वर्तमान स्वरूप में ये जो मंदिर है ये 11वीं शताब्दी में आता है। जितने भी उड़ीसा में दोस्तों मंदिर हमें दिखाई पड़ते हैं, वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो या फिर हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर लें, इन सभी मंदिरों में हम देखें तो लिंगराज का मंदिर जो शिव जी को, शैव धर्म को समर्पित था, ये एक अच्छी कलाकृति का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लेखक दिए गए, सूची 2 में उनके रचनाएं दी गई हैं। तो यहां पर पहला रचना है दोस्तों कल्हण। कल्हण जो थे दोस्तों, इन्होंने राजत रंगणी की रचना की थी। राजत रंगणी जो है दोस्तों, इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में कि यहाँ पर एक समय में कारकोट वंश आया, उत्पल वंश आया, लोहार वंश का शासन रहा और इन वंशों के अंतर्गत रानी दिद्दा का शासन लगभग 50 साल तक हमें कश्मीर में अगर देखने को मिलता है, जो कि कश्मीर की पहली रानी थी। तो कहीं ना कहीं वो सब हमें कल्हण की राजत रंगणी से ही पता चलता है। ठीक है, तो कल्हण ने राजत रंगणी लिखा जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। विल्हण जो थे दोस्तों, इन्होंने विक्रमांक देव चरित लिखा था। जैनक जो थे, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था और सोमदेव जो थे, इन्होंने ललित विग्रह राज की रचना की थी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसने किस ग्रंथ की रचना की थी, क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? दोस्तों तो कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल शासकों के बीच में, प्रतिहार शासकों के बीच में और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। एक्चुअल में ये संघर्ष का जो प्रारंभ हुआ था वो पाल शासकों और प्रतिहार शासकों के बीच में हुआ था। कहीं ना कहीं यहां पर याद रखेंगे कि वत्सराज इसे वास्तविक रूप से गुर्जर प्रतिहार शासन का संस्थापक माना जाता है। वत्सराज और पाल वंश के शासक धर्मपाल, इन दोनों के बीच में यहां लड़ाई शुरू होती है। संघर्ष का प्रारंभ कौन करता है? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से संघर्ष का प्रारंभ होता है। किसके लिए? कन्नौज के लिए। और कहीं ना कहीं वत्सराज और धर्मपाल के बीच में एक वॉर होता है। इस वॉर में वत्सराज जीत जाता है, लेकिन इसी समय एंट्री हो जाती है राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट जो दक्षिण की एक इंपॉर्टेंट सत्ता के तौर पर आपको दिखाई पड़ते हैं। कन्नौज कहीं ना कहीं उसके सामरिक महत्व के कारण, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट था, उसके कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट भी इसे प्राप्त करना चाहते थे। तो इनके युद्ध में राष्ट्रकूट भी पहुंच जाते हैं और ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। राष्ट्रकूट शासक का नाम था ध्रुव। जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम था वो भी यहां पर आता है। वत्सराज जो है वो धर्मपाल को हराता है और ध्रुव जो होता है वो वत्सराज को हरा देता है। और अंत में हम बात करें दोस्तों, तो अंत अगर देखें तो गुर्जर प्रतिहारों के जीत के साथ होता है। लगभग 200 साल तक कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष में अंत में हम देखें तो
नागभट्ट द्वितीय जो था ये गुर्जर प्रतिहारों का शासक था और इसके समय अंतिम रूप से हम देखें तो गुर्जर प्रतिहारों के हाथ में कन्नौज आ जाता है और कन्नौज को राजधानी बनाकर गुर्जर प्रतिहार शासन करते हैं। तो पाल, प्रतिहार, राजपूत इन तीनों शक्तियों के बीच में कन्नौज के लिए लगभग 200 सालों तक संघर्ष चला, जिसमें वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव पहले तौर पर आपको संघर्ष में दिखते हैं। अंत में हम देखें तो नागभट्ट द्वितीय के नेतृत्व में 200 साल चले इस संघर्ष के अंतर्गत कन्नौज जो था वो गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम कन्नौज की बात करें दोस्तों तो पहले पाटलिपुत्र को देखना पड़ेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदाइन ने की थी और उदाइन जो था दोस्तों वो एक हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का पुत्र था। उदाइन ने गंगा नदी प्लस सोन नदी के संगम पर इस स्थान की कहीं ना कहीं बोलते हैं कि स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर बसाया था। ये एक अजय दुर्ग के तौर पर था। याद रखेंगे कि एक प्राकृतिक दुर्ग था ये, जिस पर आक्रमण करना, इसको भेदना उस समय संभव नहीं था। एक सुरक्षित राजधानी के तौर पर आप पाटलिपुत्र को प्रारंभ में देखते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों के समय की बात करें दोस्तों तो लगभग 1000 साल का आपको अंतर दिखाई पड़ता है। इस समय अवधि में पाटलिपुत्र के अजय दुर्ग को भेद दिया गया था, इसको जीतना आसान हो गया था। अगर हम 8वीं शताब्दी ईस्वी की बात करें, जब इतनी सारी चीजें तकनीकी रूप से और बाकी चीजों से बदली, तो पाटलिपुत्र जैसे दुर्ग को भेदा जा सकता था। अब शासकों को जरूरत थी कि एक ऐसे क्षेत्र की जहां पर एक अच्छी राजधानी वो डेवलप कर सकें, दुर्ग अच्छे से बना सकें, अच्छी शासन के तहत सुरक्षित राजधानी बना सकें। और ये इलाका था कन्नौज का, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता था। यहाँ पर प्लेन इलाका था, यहाँ पर बेहतर शक्तिशाली मजबूत दुर्गों का निर्माण किया जा सकता था, दूर दूर तक मैदान था, तो लंबे एरिया तक नजर रखी जा सकती। तो एक सुरक्षित राजधानी के तौर पर अब कन्नौज का महत्व बढ़ गया था, इसलिए हर एक शासक कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। और इसलिए कन्नौज के महत्वता को देखते हुए गुर्जर प्रतिहार और पाल, याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत शासक जो थे वो लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और अंत में गुर्जर प्रतिहार शासकों के पास कन्नौज जाता है, जो उनकी राजधानी के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। बराबर। तो गुर्जर प्रतिहार राजपूत के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि किस प्रकार से इन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी दोस्तों? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी, जो गुर्जर प्रतिहारों का शासक रहा। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं। एक वह शासक था जिसने अपनी शक्तिशाली अपनी व्यवस्था को दिखाने के लिए सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर शासक था तो वत्सराज था, जिसने लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास तक शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर वत्सराज का धर्मपाल के साथ युद्ध होता है, कहीं ना कहीं धर्मपाल इसमें डिफीट हो जाते हैं और वत्सराज जो है बाद में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होता है। तो वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल प्रारंभ की थी। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है दोस्तों? तो जब हम खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं तो ये शैव धर्म से संबंध भी है, क्योंकि हमको यहाँ पर कंदारिया महादेव का मंदिर दिखाई पड़ता है जो भगवान शिव को समर्पित है। इन सभी मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंदारिया महादेव का मंदिर है, जिसके गेट पर यक्ष यक्षियों की प्रेम की मुद्रा में मूर्ति भी मिलती है और नंदी की एक विशालकाय मूर्ति भी आपको इस कंदारिया महादेव मंदिर में मिलती है, जिसका निर्माण लगभग 999 ईस्वी के आसपास चंदेल राजा धंगदेव के द्वारा करवाया गया था। तो एक अच्छी अनूठी कलाकृति, स्थापत्य का नमूना आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये वैष्णव धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है, मतलब ABC तीनों सही है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव से, वैष्णव से, जैन धर्म सभी से दिखाई पड़ता है। अगर हम यह देखें तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा यहाँ खजुराहो के छतरपुर में मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो अनूठी कला का उदाहरण आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में लगभग 85 मंदिर दिखाई पड़ते थे, टूटते फूटते आज लगभग 20 जो हैं वो बचे हैं। कितने बचे हैं? 20 बचे हैं केवल, जो कि यहाँ पर आपको मिलते हैं। और इन मंदिरों में आपको एक विशेष प्रकार की कला का प्रतिबिंब दिखता है, कामुक कला यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो विशेष तौर पर हम देखें वात्सायन का जो कामसूत्र है, कामसूत्र पर आधारित यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको निर्माण दिखती है। मूर्ति कला की दृष्टि से एक श्रेष्ठ मंदिर के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कहाँ? ये छतरपुर में है। और खजुराहो रहा, जिसको जेजाक भुक्ति के नाम से आप जानते थे, चंदेलों की एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र के तौर पर, राजधानी के तौर पर ये मंदिर मौजूद रहे हैं।
त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो गुर्जर प्रतिहारों में इसका आरंभ किया वत्सराज ने संघर्ष प्रारंभ किया था, और अंत जब किया तो नागभट्ट द्वितीय के नेतृत्व में गुर्जर प्रतिहार जीत गए और कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का कहीं ना कहीं शासन हुआ था। 200 वर्षों तक यह संघर्ष चलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन सी थी दोस्तों? तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक जिस वंश की स्थापना 750 ईस्वी के आसपास दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, और इस वंश की राजधानी जो दोस्ती थी वो मान्यखेत को बनाया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट वंश के तौर पर आपको राजपूत में ये दिखाई पड़ता। दक्षिण से उत्तर में कन्नौज के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसमें ये शामिल हुए, इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण की शक्ति थी जो उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 750 ईस्वी के आसपास की थी, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था, और इन्होंने चालुक्य वंश को समाप्त करके इस वंश की स्थापना की थी, और गुजरात में इनकी कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था दिखाई पड़ती है। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो पाल वंश का शासन जो है दोस्तों बंगाल में रहा है। बंगाल में पाल वंश का शासन रहा है, और गोपाल ने लगभग 750 ईस्वी के आसपास बंगाल में पाल वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? गोपाल ने। और गोपाल के बाद धर्मपाल इस वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ। और यहाँ ये भी याद रखना है कि पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए कौन? पाल वंश के शासक, जिन्होंने उत्तरी बंगाल और बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। यहाँ पर अगर आप धर्मपाल की बात करें दोस्तों तो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, और ये नालंदा विश्वविद्यालय की भांति ही बौद्ध धर्म के संरक्षण की दृष्टि से हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में देखा जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे धर्मपाल ने। ठीक है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ का स्वामी कहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि उत्तरापथ के स्वामी के तौर पर आप धर्मपाल को देखते हैं। याद रखिएगा 750 से लेकर 770 ईस्वी तक गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक था इसने शासन किया, और धर्मपाल जो है ये 770 ईस्वी के आसपास शासक बनता और लगभग 40 वर्ष तक पाल वंश का शासन रहता है ये, और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बहुत बड़े स्तर पर धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का काम किया। जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उस संघर्ष में भी धर्मपाल शामिल हुआ था, और उसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। कहाँ करवाई थी? तो वो बिहार में। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि वत्सराज जो है उसके बाद हम धर्मपाल की कंडीशन जब देखते हैं तो कन्नौज के संघर्ष को लेकर धर्मपाल जो है उसने यहाँ पर चक्रायुध जो है उसको बिठा दिया था। चक्रायुध जो है इसको शासन में बैठाया था, कहां? कन्नौज के संघर्ष को लेकर। और इसके पहले कौन यहां पर बैठा हुआ था? इंद्रायुध। तो इंद्रायुध जो था इसको हटा दिया धर्मपाल ने, और इसकी जगह पर चक्रायुध को बिठा दिया, जिसके बाद बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है और वत्सराज की जीत होती है। तो इस प्रकार से जब ये घटना हुई कि इंद्रायुध की जगह पर चक्रायुध को धर्मपाल ने बिठा दिया कि इससे बड़ी जीत देखी गई, धर्मपाल ने बहुत बड़ा समारोह आयोजित करवाया। उस समारोह के दौरान इसने उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि भी धारण कर ली। तो यहीं पर सोड्डल जो गुजराती कवि रहे उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी जो है वो कहा था, ये ध्यान रखिएगा उस समारोह के दौरान। लेकिन बाद में इसकी हार होती है और बाकी की व्यवस्थाएं जैसे कि जैसे स्थापित हो जाती हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था 750 ईस्वी के आसपास। मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाकर राष्ट्रकूट ने वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो याद रखेंगे मिहिर भोज, जिसने लगभग 49 वर्ष तक शासन किया। ये सबसे शक्तिशाली प्रतिहार शासक के तौर पर जाना जाता है। कौन? मिहिर भोज। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया। याद रखिएगा कि मिहिर भोज ने लगभग 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक एक लंबे समय तक शासन किया था, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कन्नौज जो थी वो मिहिर भोज की राजधानी हुआ करती थी। एक अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर भोज का जो साम्राज्य था वो पश्चिम में मुल्तान तक था, और पूर्व में अगर हम जाते हैं तो बंगाल तक था। यही अभिलेख बताता है कि उत्तर में इसका शासन कश्मीर तक था,
और दक्षिण में इसका शासन जो था वो कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो एक विशाल साम्राज्य का मालिक था मिहिर भोज, जिसने अपनी शक्ति के आधार पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर प्रतिहार शासकों की बात करें तो मिहिर भोज को आप नहीं भूल सकते। मिहिर भोज ने मालवा में भी इंटरफेयर किया था और कर्नाटक तक इसने अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। और आदि वराह की उपाधि भी मिहिर भोज ने धारण की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहा था? दोस्तों, तो बोरा कहने वाला और गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर कहने वाला जो विदेशी यात्री था वो अल बरूनी था। अल बरूनी जो है दोस्तों एक अरबी यात्री था जो लगभग 916 ईस्वी के आसपास भारत आया था। जब ये भारत आया था तो भारत में महिपाल का शासन था। शासन किसका था? महिपाल का था। और भारत में कहाँ आया था? ये गुजरात में आया था। याद रखिएगा, महिपाल कहाँ आया था? गुजरात में आया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो रहा इनका शासन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के समय में गुजरात में 915-16 ईस्वी के आसपास अल मसूदी जो है वो भारत आता है। इसका उत्तर अल मसूदी है ना, बाई मिस्टेक हो गया है। तो अल मसूदी जो है वो भारत आता है और ये एक अरबी यात्री के अलावा एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एक भूगोल वेत्ता भी था। और अल मसूदी जो एक भूगोल वेत्ता था दोस्तों, इसने भारत की जलवायु का अध्ययन किया था। अल मसूदी ने भारत की जलवायु का अध्ययन किया था और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी थी। अल मसूदी ने भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन क्या है? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर कहा है और इस वंश के शासकों को बोरा कहा है? तो वो अल मसूदी ने कहा है। अल मसूदी भारत कब आया था? 915-16 ईस्वी में। किसके समय आया था? महिपाल के समय आया था। कौन से वंश के समय आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के समय आया था। कहाँ आया था? गुजरात में आया था। कहाँ से आया था? अरब से आया था। कौन था? विद्वान था, भूगोल वेत्ता था। किस बात की स्टडी की? भारत की जलवायु। इसे क्या नाम दिया? मानसूनी जलवायु। इसने भारत की जलवायु के लिए मौसम शब्द का प्रयोग किया, जो एक अरबी भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ निकलता है कि समय के अनुसार या मौसम के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन। और इसे ही हम मानसून के नाम से जानते हैं। जब मानसून में गर्मी के 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ हवा चलती है और सर्दी के 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलती है, तो इस क्रम में हमारे यहाँ पर बारिश की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अल मसूदी का योगदान हम भारतीय जलवायु क्रम में देखते हैं। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो दोस्तों, महेंद्रपाल जो प्रतिहार वंश के शासक रहे, इन्होंने कर्पूर मंजरी के नाटक के रचयिता राजशेखर को अपने दरबार में संरक्षण दिया। और महेंद्रपाल ही नहीं दोस्तों, महेंद्रपाल जो थे इनके पिता का नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल जो है इनके मंत्री के तौर पर, इनके गुरु के तौर पर थे कौन? राजशेखर। और ये प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे और प्राकृत भाषा में इन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक का नाम लिखा था। क्लियर? अब यहाँ महेंद्रपाल तो आप नाम याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ में याद रखिएगा कि महिपाल जब शासन था तो उसके समय पर भी राजशेखर ही गुरु थे और राजशेखर ही मंत्री थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के तौर पर आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। याद रखिए कि प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे, अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे और राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज के तौर पर प्रतिहार अपने को बताते थे। अगर हम प्रतिहार वंश की बात करें दोस्तों, तो नागभट्ट ने लगभग 725 ईस्वी के आसपास प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने लक्ष्मण जी के साथ अपने संबंध बताए थे कि हम उन्हीं के वंश से माने जाते हैं और अपने आप को सूर्यवंशी भी कहा था। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें
सामंती सरदारों ने चुना था। एक्चुअल में ये वो समय था जब भारत से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था। गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद भारत छोटे छोटे से साम्राज्यों में बढ़ गया था, क्योंकि गुप्त काल में ही आपको सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिलने लगी, तो उसके लक्षण देखने को मिलने लगे थे। तो सामंतवादी व्यवस्था में सामंत जो थे वो शक्तिशाली होते थे, जिनकी निजी सेना होती थी, उनके पास काफी पैसा होता था। तो सेना के बल पर उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करना शुरू कर दी। इसी समय आपको पुष्यभूति वंश का उद्भव भी दिखाई पड़ता है, जिसमें हरियाणा के थानेश्वर में उनकी राजधानी थी, और पुष्यभूति वंश के शासक के तौर पर आप हर्षवर्धन को भी देखते हैं। हर्षवर्धन ने, वर्धन साम्राज्य ने कोशिश किया कि उस समय जो भारत विखंडित होता जा रहा था, स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती जा रही थी, उसे राजनीतिक एकता में बांध के रखा जाए। लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश मात्र थी, ये उस कोशिश में सफल ना हो सके, क्योंकि भारत की जो विखंडता थी राजनीतिक तौर पर वो होती चली गई और कई सारे स्वतंत्र राज्य बनते चले गए, जिनको हम यहाँ देख भी रहे हैं। लेकिन यह समझना है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत के एक छोटे क्षेत्र तक सीमित था। दक्षिण में जब उन्होंने नर्मदा के नीचे साम्राज्य विस्तार करने का सोचा था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा के किनारे युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण हर्षवर्धन का विजय अभियान रुक गया था और उत्तर भारत तक ही वो सीमित रह गए थे। तो ऐसे में भारत जो था वो छोटे छोटे से राजवंशों में राजनीतिक तौर पर विभाजित हो गया था। और उस समय जो सामंत हुआ करते थे, उन्होंने मिलकर, जब हम बंगाल के क्षेत्र में बात करते हैं, तो पाल वंश की स्थापना करने वाले जो गोपाल थे उनको अपना कहीं ना कहीं राजा बना दिया था, और तब जाकर बंगाल में गोपाल के द्वारा पाल वंश की नींव रखी जाती है। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर पुकारा था दोस्तों? तो सुलेमान जो है वो अरब से आया था और बंगाल गया था। उस समय बंगाल में पाल वंश का शासक था, तो उसने रोहमा जो कहा है वो पाल वंश के शासकों को कहा है, याद रखना। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे दोस्तों, याद रखेंगे जिमुतवाहन जो थे, इनके द्वारा दाय भाग हिंदू जो पुस्तक है इसकी रचना की गई थी। जिमुतवाहन भारत में एक इंपॉर्टेंट विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने विधि और धर्म का उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो विधि और धर्म के ज्ञाता के तौर पर जिमुतवाहन जी फेमस थे, जिन्होंने दाय भाग नामक पुस्तक की रचना की थी। दाय भाग का जो वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है पैतृक धन का विभाग। अब पैतृक धन का विभाग जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ समझिएगा कि दादा की या पिता की जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों में या पौत्रों में विभाजित करने के जो नियम है, जो रूल है, वो आपको दाय भाग नामक बुक में मिलते हैं, जिसकी रचना जो है जिमुतवाहन जी ने की थी। इस प्रकार की व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। 12वीं सदी के आसपास आपको जिमुतवाहन जी दिखाई पड़ते हैं, एक बेहतर विधि के ज्ञाता के तौर पर, धर्म के पंडित के तौर पर। और याद रखिएगा कि ये दाय भाग जो भारत का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, रामपाल चरित की रचना किसने की थी दोस्तों? तो रामपाल जब शासक थे पाल वंश के, तो उनके दरबार में रहते थे संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जी ने रामपाल के शासन में रहते हुए रामपाल चरित की रचना की थी। और ये भी याद रखिएगा, इनके अनुसार जो रामपाल था उसको पाल वंश का अंतिम शासक बताया गया है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया। दोस्तों याद रखेंगे कि सामंत सेन जो था वो पाल वंश के शासकों के अंतर्गत ही एक बोल सकते हैं कि सेना में मौजूद था। मौका पाकर सामंत सेन ने पाल वंश के अंतिम शासक को खत्म करके बंगाल में पाल वंश के स्थान पर सेन वंश की स्थापना की, जिसने लंबे समय तक बंगाल के क्षेत्र में शासन किया था। जिसमें लक्ष्मण सेन आपको एक इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर दिखाई पड़ता है। कल्हणकृत राजत रंगणी में कुल कितने तरंग हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे कल्हणकृत राजत रंगणी जो है दोस्तों, उसमें 8 तरंग है। तरंगों की संख्या कितनी है? 8। और इसमें 8000 श्लोक भी मौजूद हैं। और राजत रंगणी जो है दोस्तों, ये कश्मीर के शासन के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती है। कश्मीर में कारकोट वंश हुआ, कश्मीर में उत्पल वंश हुआ, कश्मीर में बोल सकते संग्राम वंश हुआ, लोहार वंश। तो इन सभी वंश के बारे में आपको रजत रंगणी जो है इससे आपको जानकारी मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर रजत रंगणी का शाब्दिक अर्थ में अगर जाएं, इसका मतलब होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी जो है वो राजत रंगणी का शाब्दिक अर्थ होता है। और जब हम इसका भावार्थ निकालते हैं तो कश्मीर में राजाओं का इतिहास जो है वो शो होता है राजत रंगणी के माध्यम से। तो राजत रंगणी जो है दोस्तों, कल्हण की एक इंपॉर्टेंट कृति है जो उन्होंने 1148 से 1150 ईस्वी के आसपास लिखी थी संस्कृत में, संस्कृत भाषा की, जिससे हमको कश्मीर की इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है।
अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो याद रखेंगे बल्लाल सेन, जो सेन वंश का शासक था, इसने ब्राह्मणवाद कुलीनतावाद का आरंभ किया था और इनको वर्चस्व प्रदान किया था। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो बल्लाल सेन एक विद्वान भी था जिसने दान सागर और बोल सकते हैं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो याद रखेंगे कि रानी दिद्दा जो थी दोस्तों, वो मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी कौन से वंश की थी? लोहार वंश की थी, लेकिन उत्पल वंश की रानी बनी, मतलब उत्पल वंश की रानी बनी और इसी के तहत उन्होंने लगभग 50 साल तक कश्मीर में शासन किया। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि कश्मीर की प्रथम जो महिला शासिका अगर कोई रही है तो वो कौन रही है? रानी दिद्दा रही है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कायस्थ जो थे वो एक व्यवस्था, एक समूह हमें दिखाई पड़ता है भारत के इतिहास में, जिसका पहला उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। लेकिन इसका पहला उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। अगर इसको एक जाति के तौर पर हम देखें तो जाति के तौर पर ओशनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ओशनम स्मृति। याद रखिएगा कि राक्षसों के जो गुरु होते थे उनका नाम था गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य जो थे दोस्तों, उनको उष्णा कहा जाता था, तो इसलिए उनके द्वारा जो प्रदत्त स्मृति रही उसे ओशनम स्मृति कहा गया, जिसमें कायस्थों को एक जाति के तौर पर उल्लेखित किया गया है। सूची में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में कला दी गई, सूची 2 में उनके स्थान दिए गए। तो याद रखिए, नागर शैली उत्तर भारत में चलती थी, हिमालय तक, उत्तरी भाग में विंध्य पहाड़ी का जो इलाका था मध्य प्रदेश का बीच से ऊपर की तरफ, वहां तक। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, मतलब मध्य भारत का जो क्षेत्र यहाँ पर बेसर शैली चलती थी, और कृष्णा से दक्षिण में द्रविड़ शैली चलती थी। तो ये शैलियां आपको दिखाई पड़ती हैं। जो आपको तिरुपति बालाजी और ये जो मंदिर दिखाई पड़ते हैं दक्षिण में, वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। उत्तर में आपको मथुरा और काशी, यहाँ पर जो मंदिर दिखाई पड़ते हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं, और पुरी और यहाँ के एरिया में आपको जो मंदिर दिखाई पड़ते हैं वो बेसर शैली के मंदिर दिखाई पड़ते हैं। तो मंदिर निर्माण की अगर हम शैलियों की बात करें तो भारत में ये 3 प्रमुख शैलियां प्रचलित रही। वही हम मूर्ति निर्माण की बात करें दोस्तों, तो उसमें आपको मथुरा कला और गांधार कला दिखाई पड़ती है, जिसमें गांधार कला ज्यादा प्रचलित हुई थी। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कहा था दोस्तों अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने 1030 में किताब उल हिंद, जिसको तहकीकात हिंद आप कहते हैं, इसकी रचना की थी, जिससे उस समय के भारतीय सामाजिक व्यवस्था और इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अल-बरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। इसके अलावा उतबी की बात करें, फिरदौसी की बात करें, फरिश्ता की बात करें, वो भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। लेकिन अल-बरूनी स्पेशली महमूद गजनवी के साथ आने वाला एक अरबी विद्वान था, और कहीं ना कहीं ये एक बोल सकते धर्माज्ञ था। ये एक वैज्ञानिक के तौर पर आप इसे देखते हैं, एक लेखक के तौर पर आप इसे देखते हैं, जिसने पहली बार भारत में आकर भारतीय धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत उपनिषदों का अध्ययन किया था। ये भी आप याद रखेंगे। और अल-बरूनी जो था एक फारसी विद्वान था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, जिसने 1030 के आसपास किताब उल हिंद की रचना की थी। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मंदिर दिए, एक तरफ उनके निर्माता दिए हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा, चोड़गंग पूर्वी गंग नरेश ने स्थापित करवाया था, जहां पर हर साल रथ यात्रा निकलती है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो नरसिंह देव के द्वारा, पूर्वी गंग नरेश के द्वारा स्थापित करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम हमें दिखाई पड़ता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का है, जब जो हरिश्चंद्र हुआ था उसके बाद नागभट्ट प्रथम शासक हुआ था, जिसने उज्जैनी शाखा का स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहारों की। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है दोस्तों? तो जब आप दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जाते हैं, जिसको लगभग 1031 ईस्वी के आसपास विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि 11वीं और 12वीं शताब्दी में कई सारे मंदिर यहाँ पर बने, लेकिन प्रारंभ अगर हम देखें तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है, वो विमल शाह के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और विमल शाह कौन थे? तो ये भीम
आपको जो भीम प्रथम दिखाई पड़ता है, भीम प्रथम जो थे वो सोलंकी वंश के, चालुक्य वंश के राजा थे गुजरात के। इनके महामंत्री के तौर पर आप विमल शाह को देखते हो और इन्होंने ही 1031 के आसपास इनको बनवाया था, जो कहाँ है, माउंट आबू में है। माउंट आबू अरावली श्रेणी में आता है। अरावली श्रेणी राजस्थान में आती है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत भारत का वो पर्वत श्रेणी जो विश्व के प्राचीनतम मूलधार पर्वतों में शामिल होता है। तो अरावली क्षेत्र में माउंट आबू पर आपको दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, जो 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाए गए, पूर्णतः संगमरमर से बने हुए मंदिर हैं यहाँ पर। और स्थापना का श्रेय जो है विमल शाह को जाता है, सबसे पहले 1031 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गोपाल ने 7वीं शताब्दी में, पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था, उसने बिहार में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में दोस्तों? याद रखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। गुजरात में जो पुष्पावती नदी है, पुष्पावती नदी के किनारे पर, ठीक है, यहां पर एक क्षेत्र जिसका नाम है महसाना, गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है क्या? महसाना जिला। इस महसाने जिले में मोढेरा गांव है। इस मोढेरा गांव में ही ये सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे मोढेरा का सूर्य मंदिर कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो ईरानी शैली का सूर्य मंदिर है। याद रखें, ईरानी शैली का सूर्य मंदिर है। कौन सा सूर्य मंदिर? मोढेरा का सूर्य मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश के शासक जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1026 ईस्वी के आसपास। राजा का नाम था भीम प्रथम। ये वही भीम प्रथम है जब 1025 में गजनवी जो था उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो ये भाग खड़ा हुआ था। और सोमनाथ जो थी वो गजनी की धन प्राप्ति की लूट के उद्देश्य से सबसे सफल आक्रमण भी बना था। तो सोमनाथ के मंदिर को लूटा था उस समय भीम प्रथम ही गुजरात का शासक था, लेकिन ये यहाँ से 9-2-11 हो गया था। बाद में आए 1026 के आसपास इन्होंने, सोलंकी वंश के भीम प्रथम ने यहाँ ईरानी शैली पर आधारित मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया। इसलिए क्योंकि जो भीम प्रथम थे दोस्तों वो सूर्य को अपना आराध्य देव मानते थे, अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। तो आराध्य देव को समर्पित मंदिर जो है वो इन्होंने यहाँ पर बनवाया था। अब एक और चीज याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब लगभग 1299 के आसपास गुजरात पर अभियान किया था, गुजरात का अभियान किया था, जहां से 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक हिजड़े को खरीदा था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना गया था। ये उस समय की घटना है। तो उस समय उसने इस मोढेरा के सूर्य मंदिर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था। और इस क्षतिग्रस्त होने के बाद से ये मंदिर अभी भी वैसा ही है। आज भारत के पुरातत्व विभाग के संरक्षण के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर पूजा वूजा नहीं होती है वर्तमान में, बस संरक्षित किया हुआ है मोढेरा का सूर्य मंदिर। जब हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, तो G20 समिट में कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ के पहिए का जो चित्र बैकग्राउंड में मोदी जी ने रखा और सभी G20 के सदस्य राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, तो उससे कहीं ना कहीं सूर्य मंदिर हाईलाइट हो गया। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में तो मैंने पिछले लेक्चर में सारी डिटेल में बातें कर ली, लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ पर मोढेरा का सूर्य मंदिर भी देख लिया। एक सूर्य मंदिर हमें मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दिखाई पड़ता, प्राचीनतम सूर्य मंदिर के तौर पर है। लेकिन एक सूर्य मंदिर जो है दोस्तों वो ललितादित्य मुक्त पीठ के द्वारा स्थापित करवाया गया था 8वीं सदी में। हालांकि 15वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ललितादित्य के द्वारा जो बनवाया गया था, ये ललितादित्य कारकोट वंश के शासक थे और कश्मीर में इन्होंने ये सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये जो सूर्य मंदिर था इसको दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर कहा जाता है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में भी याद रखना, ललितादित्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था, जो हमारे देश में पूछा जा सकता है यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विष्णु मंदिर, खजुराहो का जो चतुर्भुज विष्णु मंदिर वो किसने बनवाया? शीश ने बनवाया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का दंगदेव ने बनवाया था। विमल शाही मंदिर आबू दिलवाड़ा में विमल शाह ने बनवाया था। और नूनी देवरानी जेठानी मंदिर जो है वो तेजपाल और वस्तुपाल ने बनवाया था। मंदिरों की सूची को मिलाना है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट में है। जबलपुर में सूर्य मंदिर जो है वो मोढेरा गुजरात में है। और पौमुख मंदिर जो है वो पालीताना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में भी इतिहास में
8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय का इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। इन प्रश्नों को हमने करंट अफेयर से कोट करने की कोशिश की ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न आपको देखने को मिले तो आसानी से सॉल्व कर लें। तो हमने राजपूत काल के 2 लेक्चर किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत डिटेल में कई सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, कई सारे राजवंशों पर भी हम लोगों ने प्रकाश डाला है। तो संभावना यही है कि जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से आ जाएंगे। तो इस दोनों लेक्चरों को आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स चाहिए हो या टेस्ट सीरीज चाहिए हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर? मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर, नए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।